नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो के बारे में। और मतलब कह सकते हो आपकी स्पेस प्रोग्राम इंडिया का जो है उसकी हिस्ट्री जानेंगे। और उसके बाद आज के बाद जो सेकंड वीडियो मैं बनाऊंगा वो इस बात पे बनाऊंगा कि इंडिया ने अब तक कितने सैटेलाइट कहाँ से छोड़े हैं, किसकी मदद से छोड़े हैं, और उनके पीछे का जो टेक्नोलॉजी है जैसे PSLV हो गया या फिर GSLV हो गया, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन वो सेकंड पार्ट होगा। आज हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं कि इंडियन स्पेस का जो हिस्ट्री है वो कैसा है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्पेस रिसर्च इन इंडिया वॉज स्पेयर हेड बाय द टू साइंटिस्ट। कहने का मतलब है अगर ऑर्गेनाइज स्पेस रिसर्च की बात करें तो इंडिया में दो साइंटिस्ट को इनकी भूमिका दी जाती है, उनको श्रेय दिया गया है। जैसे कि पहले हैं आपके विक्रम साराभाई, जिन्होंने जो फाउंडर थे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी एट अहमदाबाद के। और दूसरे आपके हैं होमी भाभा, जिनको इनका पूरा नाम होमी जाकिर बाबा था। और उन्होंने इस्टेब्लिश किया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1945 में। तो इन दोनों को श्रेय दिया जाता है भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जितने भी आपके स्टार्टिंग में संचालन हुए हैं या फिर इस पर रिसर्च हुए हैं। अब बात करते हैं कि जो रेड पेन से लिखा हुआ है कि इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स इन द स्पेस साइंस इंक्लूड द स्टडी ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन। अब देखिए आप ये समझिए कि इन जो आप स्पेस रिसर्च करते हो, ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ों की स्टडी करनी पड़ती है। जैसे कॉस्मिक रेडिएशन की स्टडी करनी पड़ती है। इसी तरीके से हाई एल्टीट्यूड पे जब जाते हो तो उस पर कैसा टेम्परेचर का वेरिएशन रहता है उसको भी स्टडी करना पड़ता है। एयर बॉर्न टेस्टिंग करना पड़ता है। आप जानते हो कि एयर में भी फ्रिक्शन होता है जिसको हम विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं, तो उसकी भी टेस्टिंग करनी पड़ती है कि कितने हाइट पे जाने के बाद विस्कोसिटी का ट्रेंड क्या रहता है, वो बढ़ता है या फिर घटता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन। और विद एक्सपेरिमेंट इसी तरीके से ये आपका एक्सपेरिमेंट जो किए गए हैं इसमें अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट शामिल है, जैसे कि कोलार का माइन हो गया एंड स्टडी ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर, और अपर एटमॉस्फेयर की स्टडी हो गई। तो इनको इन दोनों लोगों के श्रेय अगर दिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने ही ये सारी चीज़ों को स्टार्ट किया था। पहले जो आपके भाभा जी थे उन्होंने 1945 में ही टाटा फंडामेंटल रिसर्च को उन्होंने दिया था। मतलब कि आप स्पेस प्रोग्राम के लिए जो भी फंडामेंटल चीज़ें हैं उस पर अध्ययन करो, उसके बारे में बात करो। अब 1950 की अगर बात करें, द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनी, वॉज फाउंड विद द भाभा एज इट्स सेक्रेटरी। तो भाभा को सेक्रेटरी बनाया गया और 1950 में भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ही बना दिया। इसके बाद आपका अगला आता है 1954, जब आपका उत्तर प्रदेश स्टेट में ऑब्जर्वेटरी वॉज स्टैब्लिश एट द फुट हिल ऑफ द हिमालयास। मतलब हिमालय की गोद में कह सकते हैं, या फिर कह दीजिए कि उसके आसपास के इलाकों में उत्तर प्रदेश में एक आपका ऑब्जर्वेटरी कमेटी बनी, या ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम के लिए एक आपका संस्थान बना। फिर उसके बाद आपका रंगपुर था, वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी फिर से बना 1957 में। मतलब 54 में उत्तर प्रदेश में ऑब्जर्वेटरी बना, 1957 में आपका उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में स्थापित किया गया ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, अब बात करते हैं नेहरू की। ठीक है, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं उनका क्या योगदान है स्पेस रिसर्च में। तो 1957 में द सोवियत यूनियन लॉन्च द स्पुतनिक फर्स्ट एंड ओपन अप द पॉसिबिलिटी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू कंडक्ट अ स्पेस लॉन्च। 1957 में सबसे पहली बार जब सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 नाम का एक स्पेस व्हीकल लॉन्च किया। ठीक है, स्पेस में जाने का रास्ता उन्होंने ही अख्तियार किया था, उन्होंने शुरुआत की थी। तो नेहरू जो थे इसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद इन्होंने एटॉमिक जो डिपार्टमेंट बनाया था, एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट बनाया था, उसमें भाभा को सेक्रेटरी बनाते हुए उनको डायरेक्ट उनके कॉन्टैक्ट में रहे। ठीक है, और ये प्रोग्राम चल रहा था। सो बाद में क्या हुआ कि द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस रिसर्च, इसको INCOASPR इंस्कोस्पर जो भी आप बोलना चाहे उसको बोल सकते हो, वॉज सेटअप इन द 1962 बाय द जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू साहब ने क्या किया कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाया, वॉज सेटअप इन 1962, और जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे। ठीक है, ये कमेटी बनने के बाद क्या हुआ कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसी कमेटी के सलाहों को मानते हुए कोई भी कमेटी क्यों बनती है, कोई भी कमेटी इसलिए बनती है कि जो भी समस्या होती है उसको सॉल्व करे और उसके लिए जो भी सोल्यूशन हो सकता है वो दे। तो इस कमेटी ने, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च ने अपने अध्ययन करने के बाद 1969 में इसरो बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अहमदाबाद में 1969 में आपका सेटल किया गया, और किसके द्वारा किया गया, विक्रम साराभाई एज ए चेयरमैन, विक्रम साराभाई को चेयरमैन बनाया गया। अब बात करते हैं अगर एलिमेंट की बात करें कि हम किस तरह के एलिमेंट्स को या फिर रिसर्च व्हीकल्स को या फिर रिसर्च प्रोग्राम्स को चलाते हैं। तो पहला है आपका सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। तो ये आपका कम्युनिकेशन बेस्ड सैटेलाइट आपका फर्स्ट टाइप की सैटेलाइट होती है। सेकंड टाइप की अगर बात करें तो स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। ठीक है, और लास्ट आपका होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम से मतलब क्या पता है कि जैसे मौसम की जानकारी प्राप्त करनी तो उसके लिए आपका सैटेलाइट जो भेजोगे, इसी तरह से आपका GPS के लिए आपको जो सैटेलाइट भेजी गई होगी वो आपका अलग होगा, वो फिलहाल कम्युनिकेशन में भी आ जाता है। तो 3 डिफरेंट टाइप के आपके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जिन पे हम काम करते हैं स्पेस रिसर्च के अंतर्गत। सो इंडियन स्पेस प्रोग्राम 1962 से ही बिगिन हो चुका था, हमने टेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। 1969 में हमने इसरो को सेटअप कर दिया इंडिया के द्वारा। सो हेडक्वार्टर इन द बैंगलोर, प्रेजेंटली बेंगलुरु, और इसका जो इसरो का हेडक्वार्टर बनाया गया वो आपका बेंगलुरु में बनाया गया। ठीक है, 1972 को आपका स्पेस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड, एक स्पेस कमीशन बनाया गया भारत सरकार के द्वारा। इन 1975 की अगर बात करें तो इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट, जिसको आर्यभट्ट के नाम से जानते हैं। तो 1975 में, मतलब कि आप समझ सकते हो कि एक पर्टिकुलर सैटेलाइट को पूरा बनाने में, पूरा उसको लॉन्च करने में कितना टाइम लगता है, वो भी सक्सेसफुल होता है तो।
ठीक है। तो 1975 में ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछता है। अब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको एसएलवी कहते हैं, इसी में आपका कई श्रेणियाँ आएंगी, जैसे कि पीएसएलवी हो गया, जीएसएलवी हो गया। तो इसको हम देखेंगे। ड्यूरिंग द 1960s एंड 1970s इंडिया इनिशिएटेड इट्स ओन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम। 1960 से 1970 के बीच में इंडिया चाहता था कि हम अपनी खुद की लॉन्च व्हीकल बनाएं। लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को उन्होंने चलाया। कहने का मतलब होता है कभी कभी आपके सैटेलाइट तो होते हैं लेकिन लॉन्च व्हीकल आपका है कि नहीं है, ठीक है। हो सकता है कभी किसी दूसरे देश से आप लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करा रहे हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। इन 1980 कंप्लीट विद द ऑपरेशनल सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। 1980 में हमने क्या किया, इसको कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। मतलब स्पेस रिसर्च में जो भी फंडामेंटल चीज़ें होती थी लगभग हमने सब कुछ तैयार कर लिया था। सो इसरो फर्दर अप्लाइड इट्स एनर्जी टू द एडवांसमेंट ऑफ द लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ पीएसएलवी एंड जीएसएलवी टेक्नोलॉजी। अब इसरो ने क्या किया, आगे क्या किया, उन्होंने एनर्जी को एडवांस किया। आप जानते हो कि एनर्जी को जो कैलोरी में हम मेजर करते हैं, ठीक है, तो किलो कैलोरी में, मतलब कि अगर 1 किलो आप फ्यूल लेते हो तो उसमें कितनी किलो कैलोरी हम पा सकते हैं, तो उसमें एडवांसमेंट किया कि जितना ज़्यादा हमें एनर्जी मिले उतना ज़्यादा अच्छा है। तो उन्हीं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हमने क्रिएट किया पीएसएलवी जीएसएलवी टेक्नोलॉजी। उसमें जो ईंधन लगे वो आपका इन्हीं रिसर्च का परिणाम था। सो 2 मेजर ऑपरेशन सिस्टम्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। उन्होंने 2 तरह के ऑपरेशन सिस्टम्स को एस्टैब्लिश किया। एक आप था इनसेट था, दूसरा आपका आईआरएस था। इस पॉइंट को जितनी बार अच्छे से समझ सको समझ लेना प्लीज। पहला है आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट टू टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज। आप ध्यान से समझिए कि 2 तरह के स्पेस प्रोग्राम इंडिया चलाता है, ठीक है। इसको मुख्य तौर पे 2 भाग में बांटते हैं। पहला है आपका इनसेट जिसको इंडियन नेशनल सैटेलाइट कहते हैं, और इसके अंतर्गत टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन की जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, मेट्रोलॉजिकल सर्विस होती है, इन सर्विस को पहले पार्ट में इंक्लूड करते हैं। अब ब्लू पेन से जो लिखा है उसको समझिएगा। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये आपका सेकंड टाइप का सैटेलाइट होता है फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट। अब यहाँ पे देखिएगा, एक तो हो गया जैसे मनोरंजन के लिए आपका टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, तो इनको पहले पार्ट में हमने बांट दिया। दूसरा पार्ट क्या है, मौसम की जानकारी प्राप्त करनी है, जीपीएस आपको बनाना है, इसी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को आपको कायम रखना है। जैसे कि आप ये समझो कि अभी आप हाल ही में इंडिया चाइना बॉर्डर पे विवाद चल रहा था, तो ठीक है, आप अपने पास सैटेलाइट से हम देख सकते हैं कि हमारी सीमाएं कहाँ तक हैं, ठीक है। और हम ये भी पता कर सकते हैं सेंसर लगा करके कि हाँ यार कि रडार को भी हम कंट्रोल करते हैं इसी से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका सेकंड टाइप के आपके स्पेस प्रोग्राम में आती हैं। अब बात करते हैं अलग अलग तरह के लॉन्च व्हीकल्स की। तो पहला आपका होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब बाद में इसको आप देखोगे तो अलग अलग पार्ट बनेंगे, जैसे कि एएसएलवी, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला आपका पीएसएलवी हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका जीएसएलवी भी हो जाएगा। तो जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था वो आपका फर्स्ट टाइप का लॉन्च व्हीकल था इंडिया में जो जनरेट किया गया, ठीक है। तो जो एसएलवी था, इसको शॉर्टकट में एसएलवी बोलते हैं। तो इसमें एसएलवी का जो सबसे सक्सेसफुल है वो आपका एसएलवी 3 है, जो कि 4 स्टेज वाला सॉलिड प्रोपेलेंट लाइट लॉन्चर है। ध्यान समझिएगा, सॉलिड प्रोपेलेंट लाइट लॉन्चर है। इट वॉज इंटेंडेड टू रीच अप टू द 500 किलोमीटर्स 310 माइल्स एंड कैरी अ पेलोड ऑफ द 40 किलोमीटर्स। जो एसएलवी की औकात है, औकात नहीं बोलूँगा अच्छा नहीं होगा, जो एसएलवी की ताकत है वो ये है कि वो 500 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है, मतलब जा सकता है, उसको लॉन्च कर सकता है। इसके साथ साथ ये आपका लाइट लॉन्चर है, मतलब कि सॉलिड प्रोपेलर बेस्ड लाइट लॉन्चर है, और ये आपका 40 किलो का सामान अपने साथ लेके जा सकता है। दूसरे टाइप के आपके लॉन्च व्हीकल्स की बात करेंगे वो आपका होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको एएसएलवी के नाम से जानते हैं। सो द ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है यूजुअली नोन बाई इट्स एब्रिविएशन एएसएलवी वाज अ 5 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट। अब देखो यार, स्टेज प्रोपेलेंट का मतलब क्या है कि ईंधन 5 पार्ट में रहेगा, और इसमें केवल सॉलिड प्रोपेलेंट मतलब ईंधन जो है वो आपका सॉलिड के फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये एएसएलवी की खासियत और एसएलवी में दोनों में डिफरेंस क्या है। एसएलवी जो है वो आपका 4 स्टेज बेस्ड आपका फ्यूल लॉन्चर है, और आपका एएसएलवी जो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो आपका 5 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट है, जिसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है 150 किलोमीटर हो जाती है, 50 किलोग्राम्स हो जाती है, सैटेलाइट इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट। और एएसएलवी को कहाँ पे यूज़ करते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। अगर किसी भी सैटेलाइट को ले जाना है, वहाँ पे उसको परिक्रमा करवानी है, वहाँ पे उसको लॉन्च करना है, तो उसके लिए आपका एएसएलवी ही ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पीएसएलवी की, जिसको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज एन expandable launch system developed by the ISRO to allow India to launch its Indian remote sensing। अब यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। मैंने आपको कहा था, ध्यान समझिएगा, इनसेट और आईआरएस 2 तरह के हमारे प्रोग्राम स्पेस प्रोग्राम चलते हैं। तो सेकंड टाइप का जो प्रोग्राम था रिमोट सेंसिंग वाला, ये क्या करता है, ये केवल मौसम की जानकारी हो गया, जीपीएस हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि मेंटेनेंस के लिए। तो ये इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो पीएसएलवी से ही आपका टैकल किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, सूर्य के सिंक्रोनस ऑर्बिट। मतलब समझते हो कि अगर मान लीजिए वो शाम को 4 बजे छूटा तो सूर्य को हमेशा वो 4 बजे ही मिलता रहेगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी है, मतलब पोल पे ही मिलेगा, समझ रहे हो ना। अब बात करते हैं जैसे जैसे सन की मूवमेंट होगी, ठीक है, सन का पृथ्वी के रिस्पेक्ट में मूवमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि सन आपका मूव करेगा पृथ्वी के रिस्पेक्ट में, तो पृथ्वी ही मूव करती है, लेकिन इस तरह से सेट करेंगे कि वो आपको सन को ऐसा लगेगा कि जैसे सिंक्रोनाइज कर गया हो। जैसे जैसे सन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सैटेलाइट बढ़ेगा। अब दूसरे इसके बाद अगले टाइप का सैटेलाइट पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम जीएसएलवी के नाम से जानते हैं। जियो सिंक्रोनस मतलब क्या है कि हमारे पृथ्वी से ही सिंक्रोनाइज करता है, उसकी स्पीड को ही बराबर कर लेता है। सो जीएसएलवी इज एन एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम डेवलप टू इनेबल इंडिया टू लॉन्च इट्स इनसेट टाइप। बहुत ध्यान समझिएगा कि जो आपका पीएसएलवी था वो आपका आईआरएस टाइप करके, यहाँ पे आप फिर से देख लो,
IRS मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग था, उन सैटेलाइट को भेजता। और GSLV क्या करता है, वो आपका इनसेट टाइप के जितने भी सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, उनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ले जाकर के फिक्स कर देता है, ठीक है। यही नहीं, इंडिया फॉरेन के आपके सैटेलाइट्स को भी वहाँ पे ले जाता है। मतलब आप जानते हो कमर्शियल भी काम करने लगा है। जैसे कि आप कोई कहता है ना भैया कि इतनी दूरी तक, जैसे कि आपको किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस से जाना है तो आप किराया देते हो, तो भैया पृथ्वी से आपको किसी कहीं पे जाकर के उसको उपग्रह को लॉन्च कराना है तो विदेश हमें पैसे देती है, हम उनको उनके भी उपग्रह को कभी कभी ले जाते हैं। सो समझिएगा आगे। ओरिजिनली विद द क्रायोजेनिक इंजन, इसमें आपका क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है, परचेज फ्रॉम द रसिया। स्टार्टिंग हमने क्या किया था, जो क्रायोजेनिक इंजन था उसको हमने रसिया से परचेस किया था, वाइल द इसरो डेवलप इट्स ओन क्रायोजेनिक इंजन। अब क्या किया, ध्यान समझिएगा, अब इंडिया ने खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना लिया है। सो फर्स्ट वर्जन ऑफ GSLV जो था, जिसको GSLV MK1 के नाम से जानते हैं, यूजिंग द रशियन क्रायोजेनिक स्टेज, इसमें हमने रसिया बेस्ड क्रायोजेनिक इंजन स्टेज को यूज़ किया था, बिकम ऑपरेशनल इन 2004, जो कि 2004 तक आपका ऑपरेशनल था। आफ्टर एन अनसक्सेसफुल फर्स्ट लॉन्च ऑफ 2001, हमने पहली बार क्या किया था, 2001 में हमने लॉन्च करने की कोशिश की थी लेकिन अनसक्सेसफुल रहे थे। उसके बाद हमने 2003 में सेकंड जब हमने लॉन्च किया तो वो आपका हो गया था, ठीक है, मतलब कि सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था। सो फर्स्ट अटेम्प्ट टू लॉन्च द GSLV MK सेकंड विद द इंडियन बिल्ट क्रायोजेनिक इंजन। अब आपसे कभी पूछा जाता है कि ऐसा वो कौन सा पहला उपग्रह था जिसको इंडियन क्रायोजेनिक इंजन की मदद से आपको उसमें लगा हुआ था, उस सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड में लगा हुआ था, ठीक है, और उसके थ्रू हमने वहाँ पे उसको भेजा था, तो वो आपका था GSLV MK2, ठीक है। उसको हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रायोजेनिक इंजन से हमने उसको क्रैक कर लिया था। अब यहाँ पे स्पेस जो आपके सेंटर्स हैं ना इसरो के, अलग अलग स्पेस सेंटर हमारे इंडिया में, उसकी हम बात करते हैं। तो पहला आपका है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC, ये आपका तिरुवनंतपुरम में है। इसी तरीके से आपका लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, आप इसमें जानते ही आपका सॉलिड प्रोपल्सन लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम, तो LPSC जो आपका है फिर से आपका तिरुवनंतपुरम में ही है। सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर जो है वो आपका SDSC के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका श्रीहरिकोटा में है। इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आपका महेंद्रगिरी में है। इसरो सैटेलाइट सेंटर जिसको INSAC के नाम से जानते हैं, बेंगलोर में पाया जाता है, जिसको आप बेंगलुरु भी कहते हैं। अब इसके बाद आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की बात करें तो अहमदाबाद में मिलेगा आपको। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की बात करें तो हैदराबाद में मिल जाएगा। इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट की बात करें तो वो आपका तिरुवनंतपुरम में मिल जाएगा। तो यहाँ पे याद करने में आपको ज़्यादा परेशानी होगी। पहली बात तो सारी चीज़ें साउथ में है, ठीक है, तो वो तो भूल ही जाओ कि नॉर्थ में कोई भी चीज़ है। दूसरा चीज़, ज़्यादातर चीज़ें आपका तिरुवनंतपुरम में पाई जाती हैं, थोड़ा बहुत आपका जैसे महेंद्रगिरी में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में यहीं पाई जाती है, ठीक है। अब कुछ और बात करते हैं डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल बेस्ड जो आपका कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट जो है वो आपका अहमदाबाद में है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी वो आपका हसन कर्नाटका में है, ठीक है। इसरो जो है टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ये आपका बेंगलोर में ही पाया जाता है। लेबोरेटरी फॉर द इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम की बात करें, LEOS को बात करें तो आपका बेंगलोर में पाया जाता है। अब एक आपका जाकर के देहरादून में पड़ा है, ये आपका नॉर्थ इंडिया में पड़ जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS। देखो ये सेकंड टाइप का आपका उपग्रह था, मतलब स्पेस प्रोग्राम था। तो यहीं पे जाकर के मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक आइडिया, एक ब्रीफ आइडिया इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के बारे में, हिस्ट्री के बारे में मिला होगा। सेकंड पार्ट जो होने वाला है उसमें मैं कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि कैसे और कौन कौन से उपग्रह इंडिया के भेजे गए, कब भेजे गए, किन की मदद से भेजे गए, कौन सा पार्ट किस देश से बनाया गया था। तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए या आपके कोई सजेशन होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। धन्यवाद।